भारत में लोकतांत्रिक ढांचे पर लगातार हमले हो रहे हैं और भारत में सरकार की आलोचना करने पर मीडिया को काम करने से रोक दिया जाता है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भारत में विपक्षी दलों की लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है, बल्कि भारत में विपक्षी दलों को लोकतांत्रिक संस्थानों से भी अब लड़ना पड़ता है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि आज जब भारत का लोकतंत्र मर रहा है, तब अमेरिका और यूरोप को इसमें दखल देना चाहिए और भारत के लोकतंत्र को मरने से बचाना चाहिए। And there is suppression of voice across the country. Suppression of voice, example is the BBC. But BBC is just one element of it, right? You found out, well, the BBC has found out about it now, but it's been going on in India for the last 9 years, right? Non-stop. Everybody knows that. Journalists are intimidated, they're attacked, they're threatened. It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. Right? And the reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. दुनिया का बड़े से बड़ा नेता आकर कह रहा है। ये बात G20 के नेता, विदेश मंत्री भारत में अभी हाल ही में आकर यहां पर कहकर गए हैं। ये बात इटली की प्रधानमंत्री कहकर गई हैं। ये बात बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहकर गए हैं। आज अगर आप देखें, बड़े बड़े देशों की बात करेंगे, आज चीन में लोकतंत्र नहीं है, रशिया में भी बहुत सीमित लोकतंत्र है, पाकिस्तान में लोकतंत्र का नाम की कोई चीज नहीं है, पूरी तरह से राजनीतिक अस्थिरता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे देश लोकतांत्रिक संकट से गुजर रहे हैं। वहां की आर्थिक स्थिति भी बहुत बुरी हो चुकी है। यहां तक कि अमेरिका में भी लोकतंत्र है, लेकिन वहां पर भी कैपिटल हिल में हिंसा होती हुई आप सब ने देखी थी, जबकि भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत में आज आपको जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे भी लड़ना पड़ता है, तो वो किस पर शक जता रहे हैं? वो भारत की सुप्रीम कोर्ट को पर अपना निशाना साध रहे हैं, भारत की सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठा रहे हैं। आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़ी राहुल गांधी की एक और तस्वीर चर्चाओं में रही, जिसमें वो पाकिस्तानी मूल के एक प्रोफेसर कमल मुनीर के साथ नजर आ रहे हैं। कमल मुनीर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर हैं और उन्होंने ही राहुल गांधी को वहां MBA के छात्रों से मिलवाया था और कमल मुनीर को पाकिस्तान में तमगा-ए-इम्तियाज से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक है। हालांकि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में यह भी कहा है कि भारत को विदेशों में बदनाम वो नहीं कर रहे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बदनाम करते हैं। और आप अंदाजा लगाइए, इन पोस्टर्स के जरिए भारत की दुनिया के सामने किस तरह की छवि पेश करने की कोशिश की गई है, और ऐसा करने वाले ये लोग आखिर कौन हो सकते हैं? भारत सरकार ने इन पोस्टर्स को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने कल दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राजदूत को तलब किया और उनसे इस पर पूरा जवाब मांगा है कि ये सब कैसे हुआ। And here is the United Nations right in front of me with the iconic broken chair. And then let's look at this. This is something I really hate. I look at this every time when I go to my institute, and I know that this is wrong at multiple levels. Indian Christians are not facing state-sponsored terrorism, and then about lynching Indian minorities and India no to terror attacks. चीन ने पिछले वर्ष की तुलना में
अपने इस साल के रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की है और अब उसका कुल रक्षा बजट 224 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी भारतीय रुपयों में 18,39,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो यह फिगर आपको याद रखनी है जो आपकी स्क्रीन पर है। चीन का इस साल का रक्षा बजट है 18,39 करोड़ रुपए, 39,000 करोड़ रुपए, और उसमें जो वृद्धि की है वो है 7.2% की। और अमेरिका के बाद चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट वाला देश है। पूरे दुनिया में नंबर 1 पर है अमेरिका। अंतर आप देख लीजिए, इस साल के अमेरिका के रक्षा बजट में अमेरिका का रक्षा बजट है 66,70,000 करोड़ रुपए का। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका खर्च करता है अपनी रक्षा पर, अपनी सेना पर। और दूसरे नंबर पर है चीन, 18,39,000 करोड़ रुपए। फिर भी इन दोनों में अंतर भी आप देख सकते हैं। कहां अमेरिका है 66 लाख करोड़ रुपए के साथ और कहां चीन है 18 लाख करोड़ रुपए के साथ दूसरे नंबर पर। और चीन ने इस बार अपना यह रक्षा बजट बढ़ाया है। चीन ने पिछले साल अपने रक्षा बजट में 7.1% की वृद्धि की थी और इस साल उसने 7.2% की वृद्धि की, यानी लगातार वृद्धि करता जा रहा है। अब आप ये देखिए कि चीन का रक्षा बजट भारत की तुलना में 3 गुना ज्यादा कैसे है, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए चीन का पिछले 5 साल में क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। 2019-20 में 7.5% बढ़ाया, 20-21 में 6.5%, 21-22 में 6.8%, 22-23 में 7.1% और 2023 और 24 में 7.2%। यानी लगातार चीन अपने रक्षा बजट में वृद्धि करता चला जा रहा है। और अगर आप ये देखेंगे 2020 ये वो समय है जब कोविड आया था, लेकिन उस समय भी चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया। ये वो समय है जो कोविड का था, ये साल भी, उस समय भी 6.8% बढ़ाया। चीन का रक्षा बजट 18,39,000 करोड़ रुपए है, जबकि इसी साल के लिए भारत का रक्षा बजट है 5,93,000 करोड़ रुपए, जिसका मतलब यह है कि चीन अपनी सेना और हथियारों पर भारत से 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। हालांकि यहां हम एक बात और भी आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। भारत का रक्षा बजट चीन के मुकाबले भले ही आपको यहां पर कम नजर आ रहा हो, देखिए चीन का तो कितना आगे है, 18 लाख, और हमारा है लगभग 6 लाख। यह फर्क है। पहली चीज है देशभक्ति। चीन के सैनिकों में देशभक्ति वाला जज्बा है ही नहीं, क्योंकि चीन की जो सेना है वो कम्युनिस्ट पार्टी को रिपोर्ट करती है। चीन की सेना में वो देशभक्ति का जज्बा नहीं है जो हमारी सेना में है। चीन के सैनिकों में देशभक्ति का वो जज्बा नहीं है जो हमारे देश में हमारे सैनिकों में है। हमारे देश में सेना में जाना गर्व की बात माना जाता है। सेना के जो सैनिकों के जो परिवार होते हैं समाज में, उन्हें बहुत गर्व की नजरों से देखा जाता है। दूसरी बात है, चीन अपना रक्षा बजट बढ़ाकर आधुनिक हथियार विकसित कर सकता है, लेकिन वो अपने सैनिकों को बहादुर नहीं बना सकता। उनके सैनिकों में वो बहादुरी नहीं है। जब देशभक्ति का जज्बा ही नहीं है तो बहादुरी कहां से आएगी? और बहादुरी के लिए एक मकसद चाहिए होता है। चीन में और हमारे देश में क्या फर्क है? देखिए, हमारा जो सैनिक है, हमारी सेना अपनी मातृभूमि की रक्षा करती है और चीन की सेना दूसरे की मातृभूमि पर कब्जा करती है। इसलिए चीन का सैनिक कभी बहादुरी नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो जानता है कि वो अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर रहा। वो अपनी जान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए नहीं दे रहा, बल्कि दूसरे की मातृभूमि पर कब्जा करने के लिए अपनी जान दे रहा है। इसलिए वो कभी ना तो बहादुर हो सकता है और ना ही कभी देशभक्त हो सकता है। और तीसरा, चीन की सेना के पास युद्ध लड़ने का अनुभव है ही नहीं। और अब हमारा अगला विश्लेषण उन दर्शकों के लिए है जो पतले हैं और इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि पतले होने की वजह से वो बिल्कुल फिट हैं। इसलिए अगर आप पतले हैं तो आपको ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए, और अगर आप मोटे हैं तो भी आपको ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। आपका गिल्ट थोड़ा कम हो जाएगा। एक नई स्टडी कहती है कि पतले होने का मतलब फिट होना नहीं है, क्योंकि पतले लोगों के शरीर में भी हानिकारक फैट जमा हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें भी हार्ट अटैक आने का खतरा उतना ही ज्यादा रहता है जितना मोटे लोगों को होता है। अक्सर आपने देखा होगा, जब किसी पतले व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो लोग अक्सर यही कहते हैं कि ये तो बड़ा फिट था, फैट भी नहीं था, फिर हार्ट अटैक कैसे आ गया। हम इस स्टडी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियोस देखिए जो उन लोगों के हैं जिन्हें नाचते गाते हुए या जिम में व्यायाम करते हुए अचानक से हार्ट अटैक आया और इसके बाद इन लोगों की मौत हो गई।
आजकल आपने देखा होगा इस तरह के जो वीडियोस हैं, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, देखिए जो इस तरह के वीडियोस हैं ये अक्सर आपके सोशल मीडिया पर, आपके व्हाट्सएप पर आते रहते होंगे। अगर आप इन सभी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आपको हार्ट अटैक के अलावा इनमें एक और समानता नजर आएगी, और वो ये है कि ये सभी लोग दिखने में मोटे नहीं हैं, पतले ही हैं, और इनके शरीर में कहीं से भी आपको ऐसा फैट या मोटापा नजर नहीं आएगा जिससे आप ये कह सकें कि ये बहुत ही अनफिट लोग थे। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को हार्ट अटैक आया और अचानक वहीं पर इनकी मौत हो गई। इस थिन फैट को सेंट्रल ओबेसिटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये फैट आपके पेट के आसपास जमा होता है और बहुत सारे लोगों के शरीर में ये अक्सर छिपकर वार करता है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि वो तो काफी पतले हैं और उनके शरीर में फैट नहीं है, पेट के आसपास भी फैट नहीं है, और वो इस गलतफहमी में जीते रहते हैं। इस थिन फैट की सबसे बड़ी वजह है मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना। मेटाबॉलिज्म को आप हमारे शरीर की बैटरीज भी कह सकते हैं, क्योंकि यही हमारे शरीर में खाने को ऊर्जा में बदलता है, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है। यानी आप कह लीजिए ये आपके शरीर की बैटरी है जो आपके फूड को, आपके खाने को जलाकर उसमें से ऊर्जा पैदा करती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपके शरीर का इंजन है, और जब आपकी बैटरी वीक होने लगती है तो वो धीरे काम करती है। जब आपके शरीर का इंजन पुराना हो जाता है तो वो धीरे काम करता है और आपके खाने को जलाने का जो सिलसिला होता है वो कम हो जाता है, और उससे एनर्जी बनना बंद हो जाता है, ऊर्जा बनना बंद हो जाता है। खान पान की आदत बदलनी और व्यायाम के पैटर्न को नहीं बदला, जिसकी वजह से थिन फैट का खतरा बढ़ गया। और पांचवा कारण है खाना खाने की टाइमिंग। अगर आप गलत समय पर खाना खाते हैं तो इससे भी आपके शरीर का फैट बढ़ सकता है। और आखिरी कारण है आपकी नींद, जिसे आप सबसे कम गंभीरता से लेते हैं। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो इससे भी फिट दिखने वाले लोगों के शरीर का फैट बढ़ सकता है और उन्हें अचानक हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। अब इस सवाल पर आते हैं कि जो लोग पतले हैं उन्हें कैसे पता चले कि उनके शरीर का फैट बढ़ा हुआ है। तो इसका पता लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स ऐसे हैं जिनमें आप अपनी हाइट, अपना वजन और अपनी कमर का साइज लिखकर अपने शरीर के फैट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा मशहूर अभिनेत्री सुष्मिता सेन के हार्ट की सर्जरी हुई, उन्हें हार्ट अटैक आया था, और ये हम सब के लिए बहुत चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि महिलाओं में हृदय से जुड़ी बीमारियां कम होती हैं, और वैसे भी आपने देखा होगा हार्ट अटैक को हमेशा पुरुषों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि पुरुषों को ज्यादा हार्ट अटैक आता है और महिलाओं को नहीं आता। मेडिकल साइंस में इसके पीछे की वजह बताया जाता है महिलाओं में पाया जाने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन। डॉक्टर्स का मानना है कि अगर एस्ट्रोजन का स्तर सामान्य है तो महिलाओं में हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा पुरुषों की तुलना में कम रहता है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ, विशेष तौर पर 40 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का बनना कम हो जाता है, जिससे महिलाओं में भी हार्ट अटैक और हृदय से जुड़ी दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस वर्ष पड़ने वाली भीषण गर्मी को लेकर भारत सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हमने आपको ब्लैक एंड व्हाइट में अभी हाल ही में बताया था कि इस साल अभूतपूर्व गर्मी पड़ेगी, और फरवरी महीने में ही गर्मी 122 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी समस्या को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। आप अंदाजा लगाइए कि गर्मी का यह संकट देश के लिए कितना बड़ा हो सकता है, जिसके लिए भारत सरकार को एक हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ रही है। इससे पहले स्वास्थ्य संबंधी हाई लेवल मीटिंग्स किसी बहुत बड़ी बीमारी को लेकर बुलाई जाती थी, कोविड पर बुलाई जाती थी, या कोई बड़ी बीमारी फैल रही है उसे लेकर बुलाई जाती थी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी की नई सोच को भी आप देखिए कि गर्मी को लेकर उन्होंने अभी से एक मीटिंग बुला ली है, मार्च के महीने में ही। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस बैठक में 5 बड़ी बातें कही हैं। पहली, देश में भीषण गर्मी पड़ने की स्थिति में लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। दूसरी, लोगों को गर्मी को लेकर अभी से जागरूक हो जाना चाहिए ताकि वो इस संकट के लिए पहले से तैयार रहें। तीसरी बात, मौसम विभाग मौसम का पूर्वानुमान इस तरह से तैयार करे जिससे लोगों के लिए समझना आसान हो। चौथी बात, फसलों के खराब होने की स्थिति में अनाज के भंडारण की तैयारी की जाए। और आखिरी बात, उन्होंने अस्पतालों में फायर ऑडिट को लेकर कही है। गर्मियों में आग लगने की घटनाएं अक्सर बढ़ जाती हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में आग से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के लिए आदेश दिए हैं।